दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। संपादकीय में आपका स्वागत है। तो आज देखिए, हिंदू के एडिटोरियल में एक ब्रिक्स और आरबीआई का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वाला पूरा चल रहा है मुद्दा, उसको लेके एक एडिटोरियल आया है। तो आज इसी को डिस्कस करेंगे और साथ में ये सीबीडीसी क्या होता है, इसके क्या फायदे नुकसान है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये एडिटोरियल टाइटल था एडिटोरियल का बिल्डिंग ब्रिजेस, और हम संपादकीय में आज इसी को मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जनरल स्टडीज जो पेपर 3 है, यानी कि जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, उससे भी ओवरलैप करता है। एंड उसमें जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स आरबीआई के जो भी इंटरनेशनल अलायंसेज हैं, उस वाले पार्ट के साथ भी आपका ये ओवरलैप करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है इशू क्या है कि ब्रिक्स का जो इस साल का चेयरमैनशिप है वो भारत के पास है। कि जो इस साल का ब्रिक्स का समिट है वो भारत की अध्यक्षता में ही होने वाला है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो चाह रहा है कि भारत के जो ब्रिक्स के पार्टनर्स हैं, चाहे ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के, इनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि ये लिंक करें अपनी अपनी डिजिटल करेंसीज को आरबीआई की जो अपनी खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसके तहत आरबीआई ने भारत सरकार को, केंद्र सरकार को जो है एक प्रपोजल जो है वो भी रेकमेंड किया है कि सीबीडीसी जो है, मतलब कि जो जितने ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इनके जो अपने अपने खुद के, जैसे हमारा ई रूपी है, इनके जो भी अपने खुद के डिजिटल करेंसीज हैं, ये 2026 ब्रिक्स समिट जो होने वाला है उसके एजेंडा का पार्ट बनाया जाए, उसके एजेंडा का हिस्सा बनाया जाए, ताकि जो है इसको डिस्कस किया जा सके, जैसे कि पास्ट में भी कुछ जगहों पे G20 वगैरह में डिस्कस जो है किया गया था भारत की तरफ से। तो देखिए, बैकग्राउंड जो है वो यही है कि ये कहा जा रहा है कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, भारत का जो पुश है उसको देखा गया था पहले भी ड्यूरिंग इंडिया प्रेसिडेंसी, जब हमारी G20 की प्रेसिडेंसी थी 2023 के साल में। और एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन जो है क्रिप्टो करेंसी को लेके हम पहले से भी पुश करने की कोशिश करते आए हैं। G20 वाला जो फोरम मैंने आपको अभी बताया, और इसके बाद अब ब्रिक्स फोरम, ब्रिक्स समिट में इसको आगे पुश करने की बात की जा रही है। रिजर्व बैंक का जो व्यू पॉइंट है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको लेके आरबीआई क्रिप्टो क्रिटिकल रहा है। उसको आरबीआई ने ये तक कहा गया कि इसको बैन कर दिया जाना चाहिए। हालांकि ये वर्चुअल वर्ल्ड में वर्चुअल करेंसी को बैन करना जो है पॉसिबल इतना इजीली नहीं होता, और फिर भी जो है लोग उसको यूज करते रहते हैं। तो इसका समाधान जो है आरबीआई ने ये निकाला कि आरबीआई ने खुद ही अपना लॉन्च किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने अपना खुद का ई रूपी जो है उसको लॉन्च किया, जिसको सॉवरन की बैकिंग है, ताकि क्या हो सके कि लोग जो है उनके पास एक लीगल, एक सॉवरन ऑल्टरनेट जो है वो मौजूद हो, और वो बिटकॉइन जैसी चीजों की तरफ जो है, या जो और वर्चुअल प्राइवेट करेंसीज हैं उनकी तरफ जो है ना जाकर सीबीडीसी जो है उसके थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है उसको उस इकोसिस्टम का हिस्सा बने। तो ये बैकग्राउंड। अब देखिए, इसके प्लस और माइनस, यानी एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोज क्या हैं, और इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे, जो आप आज का एडिटोरियल बात करता है। फिर जाएंगे कि सीबीडीसी एक बार ब्रीफ जो है कंसेप्ट भी इसमें ऐड करेंगे। देखिए, सीबीडीसी होने का एडवांटेज, पहली बात तो ये है कि एक तो सॉवरन गारंटी है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी बैकिंग है। जैसे आप अगर देखते हैं कि आपके पास मान लीजिए 500 रुपए का नोट है, ठीक है, ये जो आपके पास 500 रुपीज का नोट है, इसको सरकार की बैकिंग है, आरबीआई की बैकिंग है, सॉवरन गारंटी है। उसी तरह से सीबीडीसी जो होता है एक सेंट्रल बैंक, नाम ही देखिए क्या है, डिजिटल करेंसी, किसका, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इसको भी बैकिंग होता है आरबीआई का, सरकार का। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्ट बेयरिंग। अच्छा, इंटरेस्ट बेयरिंग का मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये 500 का नोट पड़ा है, तो अगर आपके पर्स में, आपके वॉलेट में, आपकी जेब में ये 500 रुपए का नोट पड़ा है, तो इस नोट के ऊपर क्या आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, है ना। इसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये तो भाई 500 रुपए आपने रखे हुए हैं, ठीक है, इसको खर्च कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़े, लेकिन इसके ऊपर जो है आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ, आपने ये 500 बैंक में रखे होते तो एक अलग बात थी, लेकिन हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि आपने ये 500 रखे हैं अपने जेब में, अपने पर्स में, अपने वॉलेट के अंदर। उसी तरह से जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी कि हमारा ई रूपी है, ये भी अगर आपके पास है तो इसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलता, इंटरेस्ट बेयरिंग ये नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि इसका फायदा क्या? देखिए, इसका फायदा ये है कि इसीलिए जो है रिटर्न्स के उम्मीद में कि लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, रिटर्न्स के माने के चलते, या कोई स्पेकुलेशन इसमें नहीं होती। जैसे आप देखते हो ना कि गोल्ड में, या लोग कहते हैं कि आज सोना जो है थोड़ा सस्ता हुआ है, आज खरीद लो, कल जब महंगा होगा तो बेचेंगे। या चांदी, लोगों ने जब 1 लाख रुपए किलो हुआ करती थी एक समय पे, है ना, सिल्वर का प्राइस, इट वाज 1 लाख रुपीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, 1 लाख रुपीज पर केजी। आज वो जो है 2 लाख रुपए क्रॉस करके चला गया ऊपर, 3 लाख क्रॉस करके चला गया ऊपर।
तो उसमें स्पेकुलेशन होता है, उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न कमाने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्पेकुलेशन और उसके लिए भी यूज नहीं होगा। मतलब दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये कहा जाएगा कि सीबीडीसी जो है दे आर वेरी सेफ एंड ऑल्सो विल नॉट अट्रैक्ट पीपल लुकिंग टू मेक रिटर्न। तो ये लोग इनसे दूर रहेंगे, स्पेकुलेशन वाले। अगली बात के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए बढ़िया रहेगा कि यहाँ पे देखिए मेजर इशू जो देखने को आता है कि जब हम ओवरऑल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की बात करते हैं, जो दुनिया भर के अलग अलग इधर से उधर पैसा जाता है, ये सिग्निफिकेंट चैनल होता है ब्लैक मनी का और लॉन्ड्रेड मनी का। कि आपने जैसे मान लीजिए भारत में आपने कोई इलीगल एक्टिविटी करनी है, तो आप उस पैसे को जो है क्या करेंगे, भारत में कोशिश करेंगे ना रखें, आप उसको बाहर ले जाएंगे या आप बाहर से पैसा जो है वो पकड़ते हैं और यहाँ कई इलीगल एक्टिविटीज को फंड करते हैं। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है उसमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है, जिसका अगर समाधान आरबीआई की माने तो एल्टोरल कह रहा है कि सोल्यूशन जो है वो क्या है, ये ब्लॉकचेन तकनीक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो आधारित होती हैं, सीबीडीसी भी आधारित है। इनके बारे में कहा गया कि ये बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, दे आर एक्सीलेंट इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भाई, आप जो भी व्यक्ति जो भी जैसे भी ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको जो है उसका एक ट्रेल क्रिएट हो जाता है, उसको जो है उसके ऊपर उसको मॉनिटर करना जो है वो आसान रहेगा। तो इससे क्या होगा, और फर्दर ट्रांसपेरेंसी आएगी, पर्टिकुलरली जहां पे हम बात कर रहे हैं ऐसी पेमेंट्स की जो क्रॉस बॉर्डर हो रही हैं, और इसमें हम जहां बोलते हैं कि ब्लैक मनी का स्कोप बहुत होता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि ये एक तो दे फॉर्म ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन का जो है रिकॉर्ड कैसा रहेगा, इम्यूटेबल रहेगा कि वो दिख सकता है, उसमें जो भी सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व है वो उस रिकॉर्ड को ट्रेस कर सकता है, जैसे हमारे केस में हमारा रिजर्व बैंक। एंड कैन बी कोडेड टू प्रोवाइड रेलेवेंट डिटेल्स सच एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, के भाई जो पैसा चला, ठीक है, जो भी मनी चलनी शुरू हुई वो कहाँ से हुई एंड कहाँ पे वो अल्टीमेटली पहुंची, मतलब उसका डेस्टिनेशन क्या है। तो इसमें आप ये समझ लो कि जो पूरा का पूरा लीगैलिटी वाला एंगल है, एक तो वो सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा जो है सेफ है, एंड हमारे जो एग्जिस्टिंग चुनौतियां हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं, उनको हमें सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। तो हर तरीके से बढ़िया, एक तरीके से कह सकते हो उभर के आएगा। ठीक है, आगे देखो, अब ये तो हो गया ओवरऑल सीबीडीसी की बात, ये तो हमने कर ली कि हाँ चलो ठीक है, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आरबीआई चाह रहा है ब्रिक्स के सारे देश लिंक करे, उसकी बात। दूसरी बात देखो, जो ये आरबीआई ने अभी बोला है कि देखो अगर ऐसा एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा सकता है, इससे क्या होगा, कुड फर्दर मैंडेट दैट पेमेंट्स विल बी लिंक्ड टू नेशनल आइडेंटिटी नंबर्स और द टैक्स डिपार्टमेंट्स। यानी कि अगर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को सिर्फ टैक्स इवेड करने के लिए इधर से उधर लेके जाते हैं, यानी कि एक तरीके से उसमें एक इलीगल एंगल, इलीगैलिटी का एंगल जो है वो होता है, तो उसको भी रोकने में, उसको भी चेक करने में हमें आसानी मिल जाएगी। इसको भी हम क्या कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे, इसको भी हम चेक कर पाएंगे। प्लस इट विल हेल्प ईज आउट क्या, भारत के और कुछ और अन्य देशों के जो इंटरनेशनल पेमेंट्स के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि अगर हमें रशिया को पेमेंट करनी है, रशिया से कोई पेमेंट लेनी है, या ईरान से कोई पेमेंट लेनी या देनी है, तो इसमें जो है दिक्कत रहती है। ये अब कह सकते हो कि क्योंकि इनको, जैसे रशिया को तो स्विफ्ट पूरे नेटवर्क से बाहर कर दिया गया था, है ना, तो दिस इज नॉट अवेलेबल टू आइदर ईरान और रशिया। तो इनसे पेमेंट करना जो है, अगर ऐसा एक लिंकेज आ जाए, ये जैसा आरबीआई चाह रहा है, तो ये आसान हो जाएगा। वैसे भी देखो, ये पूरा का पूरा जो मसला है, जब से यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को बाहर किया था स्विफ्ट के सिस्टम से, क्योंकि देखिए जो स्विफ्ट है वो मेजरली उसमें डोमिनेंस किसकी है, रशिया की, सॉरी अमेरिका की। और आप ये समझिए कि कोई भी पेमेंट है, इंटरनेशनल पेमेंट जो है, जो डॉलर बेस्ड है या जो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू हो रही है, वो अगर उसमें अमेरिका अड़चन लगाता है, तो आप ये समझिए कि आप वो पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो ब्रिक्स वाला ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज वाला पूरा सिस्टम अगर ये बनता है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एक ऑल्टरनेट की तरह उभर के आएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे इसके एडवांटेजेस। अच्छा, अब इसकी क्या कुछ चुनौतियां हैं? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई चैलेंज नहीं है इसके अंदर। देखो, जैसे एक तो इसी एडिटोरियल में कहा गया कि इट मे एंगर अमेरिकन, कि भाई जो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इनको ये और एंगर कर सकता है, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी करेंसी को टारगेट किया जा रहा है, डी डॉलराइजेशन जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते टैरिफ के थ्रेट्स जो हैं ऑलरेडी, वो जो अभी महाशय बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो दे चुके हैं। इन्होंने
कह लो कि वेपनाइज कर दिया है इस पूरे स्विफ्ट के सिस्टम को। ठीक है, मतलब जब पर्टिकुलरली जो रशिया को बाहर किया गया और अभी जैसे यूरोप के ऊपर भी थ्रेट्स आ रहे हैं, तो अब ये दुनिया को लग रहा है कि यार ये तो ना वेपनाइजेशन हो गया। पहले ट्रेड का वेपनाइजेशन हुआ, टैरिफ्स आए उसके अंदर, इसको अभी भी चला रखा है। साथ साथ ये पूरा जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं इसके सिस्टम को भी आपने वेपनाइज कर दिया। सो पोटस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी क्या कहा है, वॉर्न किया एडिशनल टैरिफ का लगाने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर, अगर वो डॉलर से दूर जाते हैं और उसकी जगह पे किसी ऑल्टरनेट को अपनाते हैं। अब देखिए ये तो सीधी सीधी धमकी है ना। दिस इज नॉट हाउ अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर फंक्शंस। तो सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन मेरे हिसाब से तो यही है कि ऐसा वेपनाइजेशन जो है इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स का, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और एक तरीके से ये बिजार है ना। ये एट्रोल नहीं कर रहा, ये हम अपने तरफ से इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज किसी देश का राष्ट्रपति जो है आपसे खफा हो जाएगा, आप अपने इंटरेस्ट को नहीं छोड़ देंगे। हाँ, अपने इंटरेस्ट को आपको सिक्योर करना पड़ेगा कि आप देखिए, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या डॉक्टर जयशंकर ने, हमने हमारे कभी भी सरकार का स्टैंड भारत का ये नहीं रहा कि हम डी डॉलराइजेशन बढ़ा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जी, हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी करेंसी को। वी आर जस्ट प्रमोटिंग रूपी, है ना, या कह लो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ई रूपी है। तो हम तो आपके डी डॉलराइजेशन में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम अपने करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो जो बेनिफिट्स निकल के आते हैं अगर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो सीबीडीसी के तहत होती हैं, तो दे स्टिल आउटवे द कॉस्ट। कि आपका जो ये एडिटोरियल है हिंदू का, ये भी ये कह रहा है कि जो उसके फायदे हैं, जो उसके एडवांटेजेस हैं, they are much greater than any costs which may be imposed। ठीक है, तो अल्टीमेटली मतलब कहने का ये होगा कि हाँ भाई, ये इसको आगे गो अहेड मिलना चाहिए, पॉजिटिव ही रहेगा लॉन्ग टर्म में पर्टिकुलरली। क्योंकि देखिए एक बात समझिए, डोनाल्ड ट्रंप आज हैं कल नहीं होंगे, ये वैसे भी उनका आखिरी टर्म है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो है वो 2 टर्म्स राष्ट्रपति नहीं हो सकता। ये पहला टर्म उनका पहले हो चुका था, ये दूसरा टर्म है, तो नेक्स्ट टर्म तो वो वैसे भी आ नहीं सकते अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कोई चेंज किया जाए, जो कि लगता नहीं है ना। तो ये तो वैसे भी चले ही जाएंगे, लेकिन ये सिस्टम, ये आर्किटेक्चर, ये अगर ऐसा लिंकेज एक बनता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ब्रिक्स के देशों के अंदर, तो ये समझ लीजिए कि बढ़िया होगा और ये एक अच्छा ऑल्टरनेट पेश करेगा और हमारे लिए ट्रेड में और मदद देगा। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है आरबीआई का, ये क्या होता है। देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इनोवेशंस के चलते जहां पे वर्चुअल प्राइवेट करेंसीज निकल के आई, तो आरबीआई को ये लगा कि भाई इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं और इसके साथ करंट ट्रेंड्स के साथ हमें भी इनोवेट करना पड़ेगा। तो दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स ने अपने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो रोल आउट करने स्टार्ट किए, जिसके चलते आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने भी अपना ई रूपी लॉन्च किया और डिफाइन किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बतौर एक लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ कि भाई इसको जो है सरकार की, यानी आप कह सकते हैं कि सॉवरन की बैकिंग है। यानी जैसे आपके पास कोई और आपके जेब में पड़ी हुई करेंसी नोट, करेंसी कॉइन है कि 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है या 10 रुपए का सिक्का है, जिस तरह वो लीगल टेंडर है वो सॉवरन बैकिंग के साथ आता है, ये भी सॉवरन बैकिंग के साथ आती है, लीगल टेंडर है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, बाय अ सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म। हाँ, सिर्फ इसका क्या है, फॉर्म अलग है। फॉर्म कैसा है इसका, फॉर्म जो है वो फिजिकल ना होके डिजिटल है। इट इज अकिन, अकिन का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, इट इज अकिन मतलब सिमिलर टू सॉवरन पेपर करेंसी बट टेक्स अ डिफरेंट फॉर्म, एक्सचेंजेबल एट पार विद एग्जिस्टिंग करेंसी। मतलब अगर आपके पास मान लो ई रूपी है, लेट्स सपोज 100 रुपए है आपके पास सीबीडीसी, तो आप इसको 100 रुपए के फिजिकल करेंसी नोट से भी एक्सचेंज कर सकते हो, वो भी वैलिड है। एंड विल बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, लीगल टेंडर एंड सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इस तरह से क्या कह लीजिए कि आरबीआई ने डिफाइन किया, अगर आपको मान लीजिए मेंस के पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन चाहिए हो तो। ठीक है, फिर फर्दर जो है यूजर जो है वो ई रूपी को ट्रांजैक्ट किसके थ्रू कर पाएंगे, एक डिजिटल वॉलेट के, जो ऑफर किया जाएगा बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, स्टोर्ड ऑन मोबाइल फोन्स या फिर अदर डिजिटल डिवाइसेस एज पर दी आरबीआई की। जैसे आपके पास आपका पर्स होता है जो आप जेब में रखते हैं, वैसे ही ये एक पर्स होगा जो डिजिटल पर्स होगा या डिजिटल वॉलेट होगा जो स्टोर किया जा सकता है या आपके फोन के ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, मान के दिमाग में रखिए, जैसे आपके बैंक में पैसे पड़े हैं उससे ये अलग है। बैंक में जो अगर आपके पास मान लीजिए लाख रुपए पड़े हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। डिजिटल वॉलेट में अगर आपके पास ई रूपी लाख रुपए पड़े हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर फर्दर ई रूपी वुड ऑफर रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट
जो फिजिकल कैश के साथ जुड़ी होती है। फिजिकल कैश को आप प्रिंट करते हैं, इसको आप क्या करते हैं, इधर उधर लेके जाते हैं, उसमें जो है सिक्योरिटी की कॉस्ट आती है ना, प्रिंट करने की। फिर जो वो करेंसी फट जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है बार बार यूज करके, तो उसको फिर वापस रिप्लेस करना पड़ता है नए नए नोट छाप के, है ना। तो उस सब में कॉस्ट आती है कि वो नोट छापने का पैसा लगता है, उधर इधर उधर उसकी सिक्योरिटी। वो आपने बैंक की गाड़ी देखी होगी ना, बैंक की वैन देखी होगी, जो वो पूरी जाली वाली लगी होती है, उसके अंदर वो गनमैन बैठे होते हैं, बैंक के कैशियर भी होता है साथ में, उसमें उसको लेके इधर उधर जाके उसको क्या करते हैं, कैश को जो है अलग अलग एटीएम्स में, ब्रांचेस में पहुंचाते हैं। तो वो पूरा मैनेजमेंट का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, रिजिलियंस, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन बढ़ेगा पेमेंट सिस्टम के अंदर, जिसको हम इंटरनेशनलाइज करने की बात करें, जो ब्रिक्स वाली बात करी। ठीक है, तो ये इनोवेशन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम में, ये वाला पहले ही पॉइंट आरबीआई ने बोला हुआ था, अब ये इसके ऊपर और काम कर रहे हैं, जो हमने अभी ब्रिक्स वाला पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, विदाउट, अच्छा साथ में अच्छी बात क्या है कि इट विल प्रोवाइड द पब्लिक विद ऑल द यूजेस दैट एनी वर्चुअल करेंसीज कैन प्रोवाइड विदाउट द एसोसिएटेड रिस्क के। जो जैसे बिटकॉइन है, अब भाई वो बिटकॉइन आज कितने का है, कल कितने का है, कहाँ पे एक्सेप्टेबल है, लीगल है, बैंड है, रिस्क है अलग अलग, है ना, इलीगल उसके ये यूज हो रहा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है, और वो सारे फायदे जो आपको एक बिटकॉइन के थ्रू यूज करने से मिल सकते हैं, वो आपको सीबीडीसी भी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, अच्छा ऑल्टरनेट है। ठीक है, चलिए, तो ये था पूरा का पूरा एक नटशेल में सीबीडीसी के ऊपर बात। चैलेंजेस की बात हमने कर ही ली है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो मेजरली जो है ये 4-5 चैलेंजेस हैं। एक तो प्राइवेसी और डेटा वाले प्रोटेक्शन कंसर्न्स। अनोनिमस डिजिटल करेंसी एक शैडो इकोनॉमी फैसिलिटेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पर्स से मेरे पर्स के, अगर आपने अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में ट्रांसफर किए पैसे, तो इसमें क्योंकि कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन एक तरीके से कैसी हो जाती है, अनोनिमस। यानी कि एक तरीके से इसमें अगर सिर्फ आरबीआई चाहे तो वही कुछ कर सकता है, वो जान सकता है इस चीज को। ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अनोनिमस हो जाएगा। तो अभी तो खैर चलो, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसको रिटेल पेमेंट्स में सिर्फ पायलट बेसिस पे उतारा गया था। आगे उसको और जब एक्सपैंड करेंगे तो देखेंगे आरबीआई इसमें क्या करता है। फिर पेमेंट फ्रॉड जो है, जहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी कम है उन जगहों पे, एंड इसीलिए जरूरत है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने की, एंड साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल, वैसे मैंने जस्ट एज एक्स्ट्रा शॉर्ट्स जो है ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एडिटोरियल जो है वो इस बारे में नहीं बात कर रहा था, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया कि किस तरह से ब्रिक्स कंट्रीज और आरबीआई जो है कह रहा है भारत सरकार को कि ब्रिक्स समिट जो इस साल होने वाला है उसमें बतौर एजेंडा इसको डिस्कस किया जाए कि ब्रिक्स कंट्रीज के साथ आरबीआई के सीबीडीसी को इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइए, ऐसे और एडिटोरियल जो है हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।